हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया था, कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जेई मेन और जेई एडवांस में अब तक पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है द सप्लाई वोल्टेज इन अ रूम इज 120 वोल्ट। किसी रूम में सप्लाई वोल्टेज 120 वोल्ट दिया गया है। द रेजिस्टेंस ऑफ द लेड वायर इज 6 ओम। एक लेड वायर है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम दिया गया है। 60 वाट बल्ब जो है वो ऑलरेडी स्विच्ड ऑन है। व्हाट इज द डिक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस बल्ब, बल्ब के अक्रॉस कितना होगा ऐसा, व्हेन 120 वाट हीटर इज स्विच्ड ऑन इन द पैरेलल टू द बल्ब। हम लोगों ने देखा था, अगर क्लास में देखा होगा तो, कि जब कभी भी हम कोई एक ऐसा अप्लायंस अगर हम लगा देते हैं जो ज्यादा करंट ले रहा होता सर्किट से, उस केस में जो बल्ब जल रहे होते हैं उनकी जो ब्राइटनेस होती है वो कम हो जाती है। वो उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन का फिगर क्या बनेगा, तो यहां पर मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ये ऐसा, ये है 6 ओम, ठीक है। और बल्ब और हीटर जो जोड़े जाएंगे वो कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे, पैरेलल में है। और इसको कनेक्ट किया गया है 120 वोल्ट से, 120 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। ये इसकी पावर सप्लाई है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव बनाना चाहो बना दो। यहां पर बता रहे हैं कि जो वायर है इसका 6 ओम है और ये बल्ब है वो कितने पर, 60 वाट पर है। तो अगर 60 वाट का बल्ब होगा तो उस केस में अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालेंगे तो क्या लिखा जाएगा, आरबी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय में पावर। वोल्टेज कितना 120 है ना, पैरेलल में तो सेम ही होता है, तो 120 का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, पीपी कितना दिया गया, 60 वाट दिया गया है। इसे लिख सकते हैं 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय में 60, ये बन जाएगा इसका डबल, तो इसे लिखेंगे 120 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 240 ओम। ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, ठीक है। तो यहां पर जोड़ देते हैं आरबी, ये बल्ब जोड़ा गया है, इसका रेजिस्टेंस निकल के आया है 240 ओम। और यहां पर हीटर ऐड किया जाता है, हीटर। तो जब हीटर ऐड करते हैं तो उसके बारे में क्या बता रहे हैं, हीटर 240 वाट पर काम करता है, तो इसको लिख लो आर एच, वो क्या लिखा जाएगा 120, तो यहां पर लिखो 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 240, तो यहां बन जाएगा 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय में 240 लिखा जाएगा, ठीक है। देखो ये इसका डबल होता है और इससे इसे काटेंगे तो 60 निकल के आएगा। इसका मतलब हीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना है, 60 ओम है, ये ऐसा, ठीक है। अब आगे अगला पॉइंट ये है कि अगर हम इस हीटर को स्विच ऑन कर देते हैं इस बल्ब के साथ, तो जो डिक्रीज होगा वोल्टेज में वो कितना होगा। तो कैलकुलेशन अलग अलग स्टेप में कर लेते हैं। पहले स्टेप में जो कैलकुलेशन होगी उसमें लिख देते हैं यहां पर कि जब केवल और केवल बल्ब लगा हो, तो बल्ब लगा होगा तो बताओ यहां से वोल्टेज अक्रॉस बल्ब कितना लिखा जाएगा। जब ये नहीं लगा होगा तो दोनों सीरीज में चले जाएंगे, वीडीआर लगा दो, वोल्टेज डिवीजन रूल, क्या लिखा जाएगा 240 डिवाइडेड बाय में 240 प्लस 6, तो 240 प्लस 6 बन जाएगा। देखो R डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2 इंटू वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 117 वोल्ट निकल के आएगा, ठीक है। सेकंड केस में बात करते हैं, तो सेकंड केस में यहां पर देखोगे जब हम यहां पर हीटर को भी ऑन कर लेंगे, तो हीटर अगर ऑन हो जाएगा उस केस में हम यहां से लिख सकते हैं R जो बनेगा इक्विवेलेंट, वो कितना निकल के आएगा, तो R इक्विवेलेंट में यहां पर इन दोनों का निकाल लो, ये लिख देते हैं R हीटर और बल्ब का, हीटर और बल्ब का क्या निकल के आएगा, तो 240 इंटू में 60 डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा 300 बन जाएगा, दोनों को जोड़ोगे R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ये देखो 0 0 0 कैंसिल हो गए, यहां बन जाएगा 24 इंटू में बन जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 48 ओम बन जाएगा। तो अब इधर का रेजिस्टेंस होगा 48 ओम। तो अब बताओ इसके अंदर क्या लिखा जा सकता है, यहां पर पावर अगर लिखी जाए तो पहले यहां से करंट लिखो, तो इधर नए पेज पर लिखते हैं करंट की वैल्यू यहीं लिख लो, I इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यहां पर 120 वोल्ट दिया गया है वोल्टेज, ठीक है, और साथ में यहां पर लिखा गया है उधर 48 है ना,
तो इधर लिख देते हैं 6 प्लस 48 टोटल वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। और यहां से अगर लिखेंगे तो ये करंट इसमें फ्लो करेगी। तो अगर करंट की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहां पर लगाओ, देखो इसमें CDR लगा देते हैं तो ये करंट आएगी कितनी, देखो 120 डिवाइडेड बाय में ये बन जाएगा 54, 60 डिवाइडेड बाय में 27 से बनेगा, सही है। इसको काट देते हैं 20/9 एम्पियर, इतनी करंट आएगी। तो इसमें करंट जो जाएगी वो निकाल लो ना, आई जो बल्ब में जाएगी बाद में जब ये हीटर कनेक्टेड है। तो सामने वाला रेजिस्टेंस कितना 48, एक मिनट, हीटर का रेजिस्टेंस है 60 तो 60 लिखो डिवाइडेड बाय दोनों के रेजिस्टेंस का सम, तो 60 प्लस ये 300 बन जाएगा इनटू इनकमिंग करंट कितनी है 20/9, तो 20/9 लिख दो। ये क्या निकल के आएगा, तो यहां 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 बन जाएगा, 2 4/9 एम्पियर करंट आएगी। तो इसमें वोल्टेज निकाल लो ना, V = IR लगा के 4/9 इंटू में R कितना है तो 240 है। सॉल्व कर दो इसे, तो लिख देंगे इसे 3 3 = 9, 3 8 80 बन जाएगा। तो इसे लिखेंगे यहां से 32/3, सॉल्व कर दो, ये बनेगा 106.66, ऐसे लगातार चलता रहेगा। तो इतना वोल्ट निकल के आया बाद में, ये इतना वोल्ट बाद में निकल के आया है, और इधर ये इतना वोल्ट पहले निकल के आया था। कहां पर लिखा, देखो पहले इतना वोल्ट था, अब बाद में इतना वोल्ट हो गया, दोनों का डिफरेंस ले लो, ये 106 लिखा गया, ये 117 लिखा गया, लगभग 10 से करीब जाएगा। ये आंसर निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बस CDR VDR पता होने चाहिए, नहीं इंडिविजुअल कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन अ लार्ज बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब्स ऑफ 40 वॉट, 5 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट, 5 फैंस ऑफ 80 वॉट एंड 1 हीटर ऑफ 1 किलोवाट। द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिक means is 120 volt. The minimum capacity of the main fuse of the building will be. तो इसके लिए फार्मूला तो हम जानते हैं, P = क्या लिखा जाता है, V × I लिखा जाता है। ये मेंस जितना वोल्टेज देगा वो है, और ये फ्यूज की करंट होगी, और उस केस में जो पावर लिखी जाती दैट विल बी टोटल पावर। टोटल पावर, तो टोटल पावर पहले निकाल लो ना। 15 बल्ब लगे हैं, कितने के 40 के लगे हैं, तो लिखना शुरू करो 15 इंटू में 40 प्लस 5 बल्ब लगे 100 के, 5 इंटू में 100 हो जाएगा, प्लस 5 फैन है 80 वाट के, प्लस एक सिंगल हीटर है 1 किलोवाट का, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट हो जाएगा। और इसको कितने से कनेक्ट किया गया है, तो 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया गया। इसमें करंट कितनी जाएगी निकालना है, सॉल्व कर दो। ये बन जाएगा 600, ये बनेगा 500, और ये बन जाएगा 400 बन जाएगा, ठीक है। और प्लस ये बन जाएगा 1000 = 220I। सॉल्व कर दो इसे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6, और ये पूरा 1000 बन जाएगा, ये बनेगा 2500, 2500, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे 220I बनेगा। 0 से 0 कैंसिल करवा दो, यहां से I की वैल्यू निकाल लो। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बताना था, एम्पियर में है, सब एम्पियर में है, ध्यान रखना। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां से 1, ठीक है। और यहां पर 3 बचेगा, 0 हो जाएगा, फिर ये 1 के करीब जाएगा, 11.333 ऐसे चलता चला जाएगा। तो इतनी करंट बनेगी। अब इतनी करंट बनेगी, इतने के करीब कोई आंसर तो दिया नहीं गया है, ये सब एम्पियर में है, ये भी एम्पियर में है, ये भी एम्पियर में है, तो इससे करीब जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर एक्चुअली आएगा 11.3333 चलता रहेगा, तो अप्रोक्सीमेट 12 के लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 10 तो है नहीं, 10 से ज्यादा ही है, तो यहां पर लगभग 12 के करीब इसे हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एट दिस एंड दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस दिस वोल्टेज, ठीक है। इफ इतने वाट एंड इतने वाट बल्ब, ठीक है, दोनों बल्ब जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये ड्रॉ कर रहा P1 पावर, ये ड्रॉ कर रहा P2 पावर, तो कह रहे हैं P1 और P2 की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे बोल रहे हैं, सीरीज कनेक्टेड है ना, तो एक बल्ब यहां है, दूसरा बल्ब यहां है, और इनको कनेक्ट किया गया है अक्रॉस 220 वोल्ट। तो यहां पर जो मेंस का वोल्टेज दे रखा है दैट इज 220 वोल्ट,
220 वोल्ट प्लस माइनस, ठीक है। अब ये 220 वोल्ट हो गया। यहां पर देखो ये दिया गया है 25, तो इसका निकाल लो आर। निकालना क्या, पावर निकालनी है। तो पावर वैसे तो जानते हैं पावर क्या होती है, लेकिन चलो यहां पर R1 निकाल लो। ये क्या लिखेंगे, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। सिमिलरली R2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 220 का स्क्वायर, रेटिंग दोनों की सेम है, और डिवाइडेड बाय में क्या है, यहां पर लिखेंगे 100 लिख देंगे। तो यहां पर R1 हो गया, यहां पर R2 हो गया। करना क्या है, इसमें करंट निकाल लो। क्या निकालेंगे करंट, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2 बन जाएगा। यहां से करंट मिल जाएगी, यहां से जैसे करंट मिल जाएगी P1 लिख देना। P1 इज इक्वल टू I स्क्वायर R1, और यहां से P2 निकाल लेना, I स्क्वायर R2। दोनों को सॉल्व कर देना, रिजल्ट मिल जाएगा। P1 इज इक्वल टू 14, P2 इज इक्वल टू 4 वाट। सॉल्व करना है, खुद सॉल्व कर सकते हैं। मेथड क्या था, इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, R1 R2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, और उसके बाद में यहां पर I की वैल्यू निकाल लो और इसे सॉल्व कर दो इजीली। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 इक्वल रेजिस्टेंसेस व्हिच कनेक्टेड इन सीरीज। दो बराबर बराबर के रेजिस्टेंस हैं, तो बना लो दो बराबर बराबर रेजिस्टेंस, ये भी R ये भी R, ठीक है। और इनको कनेक्ट किया गया है एक V वोल्ट की बैटरी के साथ, या एक मेंस है जिसकी वोल्टेज दिया गया है V। तो इनमें जो पावर कंजम्पशन होगा वो बताना है। तो पावर कंजम्पशन यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहां पर अगर हम लिख देते हैं P1, तो P1 विल बी I स्क्वायर R, ठीक है। और P2 भी क्या होगा, तो ये भी लिखा जाएगा I स्क्वायर R। क्या यहां से हम P1 प्लस P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। ये हो जाएगी R स्क्वायर इंटू में 2R बन जाएगा। I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो I की वैल्यू लिखी जाएगी V डिवाइडेड बाई में, यहां पर लिख देंगे 2R, और इसका बन जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसे, तो सॉल्व कर देंगे तो यहां से वैल्यू मिलेगी V स्क्वायर डिवाइडेड बाय में बन जाएगा यहां पर 2R, क्योंकि 2R से 2R कैंसिल हो जाएगा, ये P1 प्लस P2 निकल के आ जाएगी। फिर अगला पॉइंट क्या बता रहे हैं, अगला पॉइंट कह रहे हैं अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दो इनको, ये ऐसा, दूसरा इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए। रेजिस्टेंस दोनों के अभी भी R है, वोल्टेज वही है इनके अक्रॉस, दैट इज V प्लस माइनस। तो यहां से देखो, इसमें जो करंट जाएगी इसमें I/2 जाएगी, और इसमें जो करंट जाएगी वो I/2 जाएगी, ठीक है। इनमें पावर लिखनी है हमें, तो I पहले निकाल लेते हैं। तो I इज इक्वल टू लिखा जाएगा V डिवाइडेड बाय में R। R की वैल्यू क्या होगी, R1 R2, यहां पर हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। या फिर सिंपली ऐसे लिख दो ना, V है, V डिवाइडेड बाय में R होता, दोनों पैरेलल में, तो R/2, तो 2/R लिखा जाएगा यहां पर। ये हो जाएगी करंट, और इसमें जो करंट जाएगी तो यहां पर P1 लिखेंगे, तो P1 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, वो लिखा जाएगा यहां से, करंट की वैल्यू आधी हो जाएगी तो V/R होगी, तो V/R अगर होगी तो यहां से देखो V स्क्वायर बाई R लिख दो, और यहां पर P2 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, V स्क्वायर बाई R लिखी जाएगी। तो पावर क्या होती, P1 प्लस P2 होती है। इसको सॉल्व कर देंगे, V स्क्वायर बाई R इंटू में क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो फाइनली, तो सॉल्व करेंगे तो ये तो 2 लिखा गया है, सही है। V स्क्वायर बाई R, तो यहां से देखो वहां V स्क्वायर बाई 2R है, और एक किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो V स्क्वायर बाई R किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर निकल के आएगा। यहां पर वैल्यू रख दो, तो 120 रख देंगे, सॉल्व कर दो तो 240 वाट निकल के आ जाएगा। तो 240 वाट इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर लेना, सही है। आगे बढ़ते हैं। इफ करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर वाज पास थ्रू एन अननोन रजिस्टर, कह रहे हैं 5 मिली एम्पियर की करंट किसी अननोन रजिस्टर के अक्रॉस भेजी जा रही है, व्हिच डिसिपेटेड पावर ऑफ इतने वोल्ट, ठीक है। तो करंट दिया गया, पावर दिया गया, डिसिपेटेड पावर व्हेन एन आइडियल पावर सप्लाई ऑफ इतने वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। डिसिपेटेड पावर बतानी है, तो ये हमारे पास दे रखा है करंट, और ये ऐसा है, तो यहां से निकालो P इज इक्वल टू VI लगा लो, लगा सकते हैं, या ऐसे नहीं लगाना तो ऐसा ना लगाओ। करंट दे रखी है, पावर दे रखी है, तो P इज इक्वल टू लिखा जाता है I स्क्वायर R। तो एक काम करो, R की वैल्यू निकाल लो, क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू लिखा जाएगा P, दैट इज 4.4, और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, I का स्क्वायर। तो I का स्क्वायर लिखेंगे, 2 बन जाएगा 4 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ
-6 बनेगा। सॉल्व कर दो इसे, तो यहां से बनेगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, तो +6 बन जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 11 लिख देंगे, और ये वैल्यू बन जाएगी 10 टू द पावर 5 ओम। सही है। अब कह रहे हैं 11 वोल्ट से इसे कनेक्ट किया जाता है, तो पावर बता दो। तो कनेक्ट कर दो, क्या दिक्कत है। यहां पर आर को कनेक्ट कर दिया गया, 11 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 ओम है। ये कितने से कनेक्ट किया गया है, दैट इज 11 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया जाए, तो पावर निकाल दो ना। पावर क्या निकाली जाएगी, टोटल वोल्टेज इसी के अक्रॉस तो जाएगा, V²/R 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई, यहां लिखेंगे 11 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5। एक 11 से एक 11 काट दो, क्या आएगा 11 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फॉर द सर्किट सोन इन द फिगर, सर्किट जो दिखाया गया है इसमें बताओ करंट बतानी है, ठीक है, फिर वोल्टेज, फिर ऐसा कैलकुलेशन शुरू करो। तो सबसे पहले बैटरी की करंट की वैल्यू 7.5 होगी या नहीं होगी वो देखो। तो इन दोनों का पहले रेजिस्टेंस निकालो, तो लिखेंगे 6 इंटू में 1.5 डिवाइडेड बाई में दोनों का सम 6.1.5 बनेगा। तो यहां से निकल के आएगा देखो 1.2 ओम। ठीक है। अब अगर बात करते हैं यहां से कि ये 1.2 और ये 2 कैसे आ जाएंगे, तो सीरीज में आ जाएंगे। तो यहां से लिख देते हैं R इक्विवेलेंट जो बनेगा वो लिखा जाएगा 2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 3.2 ओम बनेगा। इस केस में जो I की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 24 डिवाइडेड बाई में 3.2 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई में 32 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ये, तो यहां से लिख सकते हैं 40, ये बनेगा 30, ये 4 बन जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा, इज इक्वल टू 7.5 बनेगा। और ये किस में आएगा, मिली एम्पियर में निकल के आएगा। रीजन यहां पर देखो ये वोल्टेज में दिया गया है, ये किलो ओम में दिया गया है, तो अगर ये किलो ओम में होगा तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें 10 टू द पावर ऑफ -3 होगा, मिली एम्पियर होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन तो सही हो गया। अगले ऑप्शन में कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड इज, लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यहां आरएल लिखा गया, लोड है ये, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो निकाल लेते हैं। इसमें करंट कितनी जा रही वो बताओ। तो IL कितना लिखा जाएगा, लोड करंट लिखी जाएगी, सामने वाला CDR लगाओ, सामने वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों का रेजिस्टेंस का सम लिखो, इनटू इनकमिंग करंट कितनी है, तो वो 7.5 मिली एम्पियर है। तो सॉल्व कर देते हैं इसे, 7.5 है और ये 6-7, ठीक है, तो ये आ जाएगी 6 एम्पियर, 6 मिली एम्पियर इधर चली आएगी करंट। तो अगर 6 मिली एम्पियर करंट यहां पर निकल के आएगी तो बताओ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा VL दैट विल बी IL इंटू RL। IL की वैल्यू कितनी है 6 मिली एम्पियर, -3 से बदल लो। RL की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, तो RL की वैल्यू लिखेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ +3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू बस 9 वोल्ट बनेगा। तो ये लोड के बारे में हो गया। ठीक है, तो लोड में करंट इतनी जाएगी, उसका वोल्टेज इतना होगा, ये नहीं आया, गलत हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन R1 R2। R1 R2 में पावर डिसिपेट बताना है, R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया जाए, पावर डिसिपेट क्या होगी। तो एक काम करो, यहां पर PL भी निकाल लो, पहले वाला क्या लिखा जाएगा PL, तो इसे लिखेंगे हम V², तो 9 बनेगा 81, देखो बनेगा, डिवाइडेड बाय में R कितना लिखा जाएगा 1.5 इंटू में 10 टू द पावर, या ऐसे लिख दो P इज इक्वल टू VI, V इंटू I होता है। तो V निकल के आया 9, करंट इसमें कितनी आ रही थी 6 आ रही थी, इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, तो ये बन जाएगा 44 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ -3 वाट। ये हमारे पास पावर निकल के आएगी पहले। अब क्या किया गया है, R1 R2 में पावर रेशियो बताओ। तो R1 में पावर बतानी, तो R1 में करंट तो पता है ही, तो बता दो पावर इन R1 क्या लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा करंट, तो करंट की वैल्यू इसमें है 7, हाँ, तो इसे लिख देंगे 225 डिवाइडेड बाई में बन जाएगा 4 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ -3, तो 6 बन जाएगा। तो I² इंटू में R लिखवाओ, तो 2 किलो ओम है, 3 से बदल लो, सॉल्व कर दो इसे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहां से ये 225 डिवाइडेड बाई में 2 मिलेगा, इंटू 10 टू द पावर ऑफ यहां -3 वाट मिल जाएगा। R2 में पावर निकालनी है, तो पावर इन R2 लिख लेते हैं,
ये क्या लिखी जाएगी, करंट की वैल्यू। देखो 6 मिली एम्पियर करंट उधर चली गई और आ कितनी रही थी, 7.5 आ रही थी, इसका मतलब क्या है 1.5 इसमें गई होगी। तो यहां लिख देते हैं 1.5 को क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिखना चाहो तो लिख दो 3/2 मिली एम्पियर करंट इसमें जा रही होगी नीचे की तरफ। तो इसे लिखेंगे 9/2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में यहां पर 6 इंटू 10⁻3 लिखा जाएगा। तो इसे क्या लिख देंगे, देखो ये बन जाएगा 2 से कैंसिल कराओ 3, 27 इंटू, अलग पेन से लिखो दिखेगा नहीं, 10⁻³ वाट, दोनों निकल आए। ठीक, यहां पर ये लिखा, यहां ये लिखा, डिवाइड करवाओ, क्या निकल के आएगा 3, नहीं आएगा तो गलत हो गया ये। अगला, इनको इंटरचेंज किया जाए तो इंटरचेंज करने के लिए हमें फिगर दोबारा से रीड्रॉ करना होगा। अगर चाहो तो ना करो, अगर इधर रीड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, देखो इधर ऐसा कुछ, ये 6 किलो ओम यहां चला आएगा और उसके साथ में यहां 2 किलो ओम यहां चला जाएगा और साथ में यहां पर जो लोड लगा था RL दैट वाज, ये किलो ओम में थे, यहां पर 1.5 किलो ओम है। ये हमारे पास सर्किट दिया गया है नया, एक बार चेक कर लो। यहां पर 6 तो ऊपर चला गया, नीचे चला आया, बाकी सब ठीक है। अब लोड में पावर निकालो, क्योंकि पहले की पावर दूसरे की पावर का रेशियो पूछा है 4th ऑप्शन में। तो पहले की पावर तो हमें पता है कितनी है, तो वहां पर लिखी है 44 इंटू 10⁻³ यहां पर बनेगा, वो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या करो, रेजिस्टेंस निकालो इन दोनों का। तो 2 इंटू में 1.5 डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 3.5, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय में 35, ये 0 बनेगा, 6 डिवाइडेड बाय में 7 बन जाएगा। इस केस में ये 6 के साथ में ऐड होगा तो R इक्वलेंट इस सर्किट का निकल के आ जाएगा 6 + 6/7 इज इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकते हैं 42 + 6 डिवाइडेड बाय में 7 बन जाएगा, ये 48/7 बनेगा किलो ओम। तो पावर निकालो, तो पावर निकालने से पहले हमें करंट चाहिए, तो करंट निकालो। करंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो करंट इज इक्वल टू लिखेंगे टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय में टोटल रेजिस्टेंस, तो 48 यहां 7 बन जाएगा, ये बनेगा 7/2 मिली एम्पियर करंट बनेगी, क्योंकि 48 दिया गया है, जो यहां पर 48/7 वो किलो ओम में है। तो ये इतनी करंट बनेगी। डिवाइड करवा दो, CDR लगाओ, तो CDR लगाएंगे तो IL की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, IL विल बी सामने वाला रेजिस्टेंस दैट इज 2, दोनों का सम, तो 3.5 बन जाएगा इंटू 10⁻³ लिखते चलो। ये वोल्टेज, ये इनकमिंग करंट है ना, वोल्टेज है, तो ये यहां पर माइनस ये 3 लिखा जाएगा, एक ही साथ लिखो। ये 2 किलो ओम में है तो यहां पर 3.5 भी किलो ओम में हो जाएगा, इंटू इनकमिंग करंट वो कितनी है 7/2 मिली एम्पियर है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 मिली एम्पियर। और यहां से पावर निकालेंगे तो पावर इज इक्वल टू लिखेंगे I², तो 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू लोड कितना है 1.5 इंटू 10⁻3, सॉल्व कर दो 6 इंटू 10⁻³ वाट। तो बताओ PL' मान लेते हैं इसे, तो PL डिवाइडेड बाय में PL' बराबर में क्या आएगा, तो यहां पर 44 है, एक बार 44 है इंटू 10⁻³ है, 10⁻³ है, और डिवाइडेड बाय में 6 इंटू 10⁻³ है, तो ये बन जाएगा फैक्टर 9। क्या है ऐसा ऑप्शन, एक बार चेक करो। हाँ, कह रहे हैं डिक्रीज हो जाएगी बाय फैक्टर 9, ऑफ कोर्स हो जाएगी। तो ये सारे ऑप्शन सही हो गए, तो पहला और डी ऑप्शन सही होगा, बाकी के दोनों ऑप्शन गलत होंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, incandescent bulb are designed by keeping in mind that the resistance of their filament increases with the increase in temperature। ठीक है, at room temperature इतने वाट दे रखे हैं, बल्ब हैव फिलामेंट रेजिस्टेंस दिस एंड दिस, इनका ऑर्डर बताना है। तो हम जानते हैं कि एट कांस्टेंट वोल्टेज क्या लिख सकते हैं, पावर जो लिखी जाती है वो R के इनवर्स रेशियो में लिखी जाती है। खत्म क्वेश्चन, ठीक है, खुद से लिख सकते हैं इसे। अगला लिखा गया है, हीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल इज मेड ऑफ वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D, इट टेक्स 4 मिनट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ दिस। लिखो फिर, ये क्या कह रहे हैं, यहां से अगर हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू, तो क्या लिख सकते हैं MC डेल्टा T इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, E² बाई R इंटू में T लिख सकते हैं। मान लेते हैं वो EMF E है,
m की वैल्यू कितनी दे रखी, दैट इज 0.5 इंटू सी, ऐसा लिखा रहे हैं। डेल्टा टी कितना 40 है, इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ई स्क्वायर बाई आर इंटू में टी लिखेंगे 4 मिनट। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रो एल डिवाइडेड बाई में ए दिया ही नहीं गया है तो डी के फॉर्म में लिखेंगे तो डी स्क्वायर बाई 4 लिखा जाएगा। सही है। अब उसके बाद में कह रहे हैं द हीटर इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू हीटर हैविंग 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल लेंथ ऑफ एल एंड डायमीटर 2d। तो बताओ यहां से आर जो यहां बनेगा न्यू वाला वो क्या लिखा जा सकता है, दैट विल बी रो इनटू में एल डिवाइडेड बाई में पाई आर स्क्वायर। तो आर पाई डी स्क्वायर बाई 4 ना, तो 2d का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 4, तो सिंपली ये देखो आ गया रो एल डिवाइडेड बाई में पाई डी स्क्वायर आ गया। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं तो उस केस में से क्या लिख सकते हैं, रो, यहां पर रो बन जाएगा। इस आर के टर्म में लिखना चाहते हैं, इस आर के टर्म में, तो यहां तो 4 लिखा गया है, इसमें कुछ है ही नहीं, U2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर वैल्यू लिख दो ना सीधे सीधे, ये बन जाएगा 4 इधर चला जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं r/4, ये बन जाएगा। सही है, ये r/4 बन गया। फिर कह रहे हैं कि द वे दीज वायर्स आर कनेक्टेड इन गिवन ऑप्शंस हाउ, अच्छा यहां पर ऑप्शन लिखे गए उसमें कनेक्ट किया गया है। कह रहे हैं कि कनेक्टेड हाउ मच टाइम इन मिनट विल इट टेक टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर बाय 40 केल्विन। सब यही क्वेश्चन चलेगी। तो पहला कह रहे हैं कि 4 आएगा जब वो पैरेलल में होंगे, 2 आएगा जब वो सीरीज में होंगे, 1 आएगा जब वो सीरीज में होंगे, 0.5 आएगा जब पैरेलल में होंगे। तो सीरीज पैरेलल लगाओ, तो सीरीज लगाओ सबसे पहले। तो सीरीज में क्या लिख सकते हैं हम, तो सीरीज में यहां से लिखेंगे ये r/4 2 है, तो यहां पर सीरीज में जब लिखा जाएगा r सीरीज, ये क्या लिखा जा सकता है, तो ये लिखा जाएगा r/2, दोनों को ऐड करेंगे ना तो r/2 बन जाएगा। इस केस में यहां पर लिखेंगे ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई में r इंटू में 4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो ई स्क्वायर तो वही है, r की वैल्यू हो गई r/2 इंटू में मान लेते हैं t टाइम लगता है, ये कैंसिल हो गया, इससे r से r कैंसिल हो गया, ये इधर चला गया, तो t की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ये निकल के आएगी 2 ऊपर गया नीचे आया तो 2 सेकेंड। क्या है ऐसा सीरीज में, हाँ बिल्कुल है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 2 सेकेंड आएगा। फिर आगे 2 सेकेंड क्यों, मिनट में आएगा, इधर मिनट में था तो इधर मिनट में आएगा, तो ये मिनट होगा, इसे सही कर लो, ये वैल्यू मिनट में आ जाएगी 2 मिनट, क्योंकि पहले मिनट में दिया गया था। बाद में कह रहे हैं इनको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, तो पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे r/4 तो r/8 बनेगा, तो वहां भी लिख लेते हैं, तो r/8 बन जाएगा। तो उस केस में क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर बाई r इंटू में 4 किसके बराबर लिखेंगे, तो ई स्क्वायर बाई r इक्वेलेंट, तो वो हो जाएगा r/8 और इज इक्वल टू 1 मिनट, यहां पर t भी तो लिखेंगे, तो मान लेते हैं ये t2 हो रहा है, तो इस केस में देखो r से r, e से e कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा t2 इज इक्वल टू 4/8 दैट इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मिनट। ये रिजल्ट निकल के आएगा, तो 0.5 मिनट ये हो गया, ये 2 आ गया, बाकी के 2 गलत हो गए। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, when 2 identical batteries of internal resistance 1 ohm each are connected in series। ठीक है, कह रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल बैटरी हैं, 2 आइडेंटिकल बैटरी हैं, ऐसे 2 आइडेंटिकल बैटरी हैं, इनके रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं 1 ohm दिया गया है, आर कनेक्टेड अक्रॉस द लोड कनेक्टेड। तो ऐसे समझ लो कि अगर हम यहां और कह रहे हैं कि द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन आर इज J1, तो कहना ये चाहते हैं कि ऐसा है, ये ऐसा दिया गया है, फिर ऐसा है, फिर ये ऐसा दिया गया है, लोड के अक्रॉस इनको कनेक्ट कर दिया गया है, तो ये 1 ohm है, ये 1 ohm दिया गया है, ठीक है, और इसका EMF E और इसका EMF E R दे रखा है। तो कह रहे हैं लोड के अक्रॉस जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी दे रखी है, R। तो हीट प्रोड्यूस को हम क्या लिखते हैं, वो रेट कह रहे हैं उसकी बताओ, तो रेट तो पावर होती है ना, तो पावर लिखो इसके अक्रॉस, तो पावर लिखी जाएगी लोड के अक्रॉस, ये लोड है तो पावर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर, यहां पर ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो, यहां RL जो है वो किसके बराबर, R के, तो क्या लिखेंगे PL इज इक्वल टू IL का स्क्वायर इंटू R। I की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, तो 2E डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, तो देखो 1 1 ये आ जाएगा 2 2 2 प्लस R बन जाएगा,
तो ये हो गई करंट, करंट का स्क्वायर इंटू आर बनेगा, और यही किसके बराबर है, J1 के बराबर है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। दूसरे केस में क्या कह रहे हैं, when the same batteries are connected in parallel across R, the rate is J2। ठीक है, तो अब की बार में इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, ऐसा कुछ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, और यहां पर लगा है लोड। तो ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, यहां E है और यहां E है, और ये क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है RL इज इक्वल टू कैपिटल R। तो बताओ, इसको हम अगर लोड के अक्रॉस बात कर रहे होंगे तो इनका पहले क्या निकालो, EMF निकालो। तो E इफेक्टिव लिखना जानते हैं, E बाई 1 प्लस E बाई 1 डिवाइडेड बाई में 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1, ऐसे तो लिखते हैं। तो ये निकल के आएगा देखो 2E बाई 1, और यहां पर निकल के आ जाएगा ये 2, तो ये E निकल के आएगा सीधे सीधे। सही है, निकाल लिया। और अगर R इफेक्टिव निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो 1 और 1 पैरेलल में होंगे तो 1/2 ओम बन जाएगा। तो अब ऐसा सर्किट बन गया, एक सेल जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1/2 ओम दे रखा है, इसको लोड के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है, RL इज इक्वल टू कैपिटल R। तो यहां पर अगर हम पावर लिखते हैं J2 पर सेकेंड पावर लिखेंगे, वही तो रेट होगी, तो J2 लिखा जाएगा I स्क्वायर, तो I लिखेंगे E डिवाइडेड बाई में R लिखा जाएगा कैपिटल R प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू में R लिखेंगे तो R की वैल्यू आ रही है। J1 J2 मिल गए। अब इन्हीं को सॉल्व करके कंपेयर करवा के वो वैल्यू जानना चाहते हैं R की वैल्यू क्या होगी, तो कंपेयर करवा लो। J1 इज इक्वल टू 2.25 J2 लिखा गया है। इधर नए पेज पर सॉल्व करते हैं, इसे क्वेश्चन है इधर, तो इधर नए पेज पर सॉल्व करते हैं, लेकिन वैल्यू लिखी गई है J1 की वैल्यू क्या है, 2E बाई 2 प्लस R, 2E बाई 2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू में R इज इक्वल टू 2.25, तो ऐसे लिख दो ना इसे, 100 इंटू में J2 लिखना है, तो J2 की वैल्यू क्या है, तो J2 निकल के आ गया है E बाई R प्लस हाफ, E बाई R प्लस हाफ, R प्लस हाफ, इसका स्क्वायर इंटू में R आएगा, तो देखो R से ये वाला R तो कैंसिल हो गया, और यहां पर E स्क्वायर से ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 4 डिवाइडेड बाई में 2 प्लस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या निकल के आएगा, ये 9, ये 4 बन जाएगा, और इधर क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 4, क्योंकि पलट के ऊपर जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई में 2R प्लस 1, ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करा दो तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2R प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 2R प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते तो इधर बनेगा 2R प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यहां पर बनेगा 2 प्लस, ये क्या लिखा है, ये 2 प्लस R लिखा है, 2 प्लस R लिखा है, तो यहां 2 प्लस R लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 4R प्लस यहां पर लिखेंगे 2 इज इक्वल टू में बनेगा 6 प्लस 3R, 4 और ये 3 बन जाएंगे, सिर्फ R इज इक्वल टू में 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 ओम निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो भी अननोन वैल्यू होगी निकाल लेंगे। आता है, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी पढ़ा, ग्रुपिंग पढ़ी थी सेल की, तो उस केस में ये इफेक्टिव निकालना सीखा था, R इफेक्टिव निकालना सीखा था। लगाएंगे सॉल्व करके 2 लाइन में आंसर निकल आएगा, ठीक है, जब खुद से ट्राई करेंगे तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक बल्ब है जिसका फिलामेंट थिन है, टंगस्टन का बना है, हीटेड टू हाई टेम्परेचर बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हॉट फिलामेंट एमिट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो एमिट करता है, ठीक है। द फिलामेंट इज ऑब्जर्व टू ब्रेकअप एट रैंडम लोकेशंस, हर एक मतलब अलग अलग रैंडम लोकेशन पर ये ब्रेक होने वाला है, ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है। आफ्टर अ सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय के बाद, ऑफ द ऑपरेशन ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इवापोरेशन, यहां पर देखो इवापोरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है टंगस्टन में। फ्रॉम द फिलामेंट द बल्ब इज पावर्ड एट कांस्टेंट वोल्टेज, यहां पर देखो ध्यान से, ये कांस्टेंट वोल्टेज लिखा गया है, कांस्टेंट वोल्टेज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। तो पहला पढ़ते हैं, पहला दिया गया है द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द फिलामेंट इज यूनिफॉर्म, कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। अगला दिया गया है द रेजिस्टेंस ओवर ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द फिलामेंट डिक्रीजेस विद टाइम। अगला दिया गया द फिलामेंट एमिट्स मोर लाइट
at higher band of frequencies before it breaks up, the filament consumes less electrical power towards the end of the life. तो अगर यहां पर इसका डिस्कशन करें, पहला पॉइंट कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ क्या होगा, वायर जो होगा बिकम्स थिनर, वायर जो होगा वो पतला होता जाएगा, यही तो होगा। इवापोरेशन यूनिफॉर्म नहीं है वो भी देखेंगे। तो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ, एंड ऑफ द लाइफ में क्या होगा, वायर बिकम्स थिनर, वायर जो होगा बहुत पतला होता जाएगा। और हम जानते हैं आर इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, रो एल बाई ए लिखा जाता है। तो ए की वैल्यू कम होगी तो उसके रेस्पेक्टिव आर बढ़ेगा। तो आर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हम लोगों को पता है आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एट कांस्टेंट वोल्टेज, एट कांस्टेंट वोल्टेज। अगर आर और पी में रिलेशन लिखना तो हम जानते हैं पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बन जाएगा, होगा ऐसा। तो वही पॉइंट है कि जब भी कभी हम बात कर रहे होंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ, वायर बिकम्स थिनर, जिससे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, दैट मीन्स द पावर कंजम्पशन विल डिक्रीज। तो पावर कंजम्पशन जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो वही बात यहां पर लिखा है, द फिलामेंट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिकल पावर। समझते हैं अभी सारे ऑप्शन को, लेस इलेक्ट्रिकल पावर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द बल्ब। बताओ ये सही हुआ? बिल्कुल हुआ। कि जैसे जैसे हम बात करेंगे एंड ऑफ द लाइफ, जो वायर होगा वो थिन होता जाएगा, पतला होता जाएगा, एवोपरेशन तो हो रहा ना, तो पतला होता जाएगा। उस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, आर बढ़ेगा, दैट मीन्स पावर कंजम्पशन घट जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट यहां से देखो, फिलामेंट एमिट्स, या फिर ऐसे देख लो इधर लिखा है रेजिस्टेंस ओवर स्मॉल सेक्शंस ऑफ द फिलामेंट डिक्रीजेस विद टाइम। देखो गलत हो गया, कह रहे डिक्रीज करेगा, यहां पर रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला ऑप्शन लिखा गया द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द फिलामेंट इज यूनिफॉर्म। नहीं, नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा। और जिन एंड के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होगा उस केस में हम कहेंगे कि टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब वहां पर पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। वहां पर अगर पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा इसका मतलब है फ्रीक्वेंसीज, जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज बनेंगे उस केस में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएंगे और यहां पर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व होगा वो भी फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें पता होंगी। तो बल्ब के फिलामेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि अगर हम किसी बल्ब के फिलामेंट को हीट करना शुरू कर देते हैं, हीटेड टू हाई टेम्परेचर, अगर करंट पास करवा के हीट करेंगे तो क्या करते हैं, ब्रेक्स अप एट रैंडम लोकेशन। जिन लोकेशन पर वो ब्रेक होगा वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा और जहां पर ब्रेक नहीं हो रहा वहां का टेम्परेचर कम होगा। तो पूरे वायर पर अगर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। और एंड ऑफ द लाइफ की बात करें तो वायर जो होगा वो थिन होता चला जाएगा, और वायर थिन होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो उस केस में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस यहां पर देखो पावर के साथ इस तरह से रिलेट करता है, तो पावर कंजम्पशन कम होगा। वही पॉइंट यहां पर लिखा गया था, इलेक्ट्रिकल पावर जो होगी वो लेस कंज्यूम होगी। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे सी और डी ऑप्शन। ये दोनों के दोनों ऊपर वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये वाला ऑप्शन तो सीधे दिख रहा है, कह रहे हैं डिक्रीज करेगा, फिलामेंट का रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है, और जहां से ये ब्रेक होगा वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा, मतलब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, और जहां पर अभी ब्रेक नहीं होने वाला वहां टेम्परेचर कम रहेगा। उस केस में यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म रहने वाला है। तो इस तरह से हम फिलामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। तो इस तरह से बल्ब के फिलामेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम उनको डील कर सकते हैं। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जेईई मेन में या जेईई एडवांस में वो कैसे बनाए जाएंगे वो आई थिंक चीज समझ में आई होगी, और इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बात कर रहे होंगे नेटवर्क्स थ्योरम के बारे में, कि अगर किसी सर्किट को जो केवीएल केसीएल लगाते हैं हम लोग, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाते हैं, अगर इनके अलावा अगर हम सर्किट को छोटा करना चाहते हैं, सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम पढ़नी पड़ती है। तो अगली क्लास में हम लोग थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम के साथ डील करेंगे कि किसी सर्किट को कितना इजी किया जा सकता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट के कैसे लाया जा सकता है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के कैसे लाया जा सकता है। तो केवीएल केसीएल लगा करके सर्किट को हम छोटा नहीं करते, लेकिन इन थ्योरम्स से हम सर्किट का रिडक्शन कर सकते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं सर्किट रिडक्शन थ्योरम। तो अगली क्लास में हम लोग इन्हीं थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।